के लिए शाम की, और ये हम लोगों का क्लास चल रही है। अगर आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो देखिए ये क्लास जो है हम लोगों की, ये संविधान की क्लास हम लोग लेकर के चल रहे हैं, और राज्यों का पुनर्गठन हम लोग देख रहे थे कि राज्यों का पुनर्गठन जो है वो कैसे हुआ, किस रूप में हुआ। तो राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया हम लोग देख रहे थे। राज्यों की पुनर्गठन की प्रक्रिया ही हम लोगों को क्या करना है, देखना है, और उसी को आगे बढ़ाना है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ। तो चलिए जल्दी से हम लोग शुरू करते हैं राज्यों के पुनर्गठन। तो राज्यों के पुनर्गठन पहले अभी ये देखिए कि हम लोग क्या क्या कौन कौन सा चीज ऐसा है जो पढ़ चुके हैं राज्यों के पुनर्गठन पर। तो हम लोगों ने पहला चीज क्या देखा था राज्यों के पुनर्गठन पर, राज्यों का पुनर्गठन आखिरकार हुआ क्यों था, राज्यों का पुनर्गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी थी, ये हम लोगों ने देखा था कि राज्यों की पुनर्गठन की आवश्यकता आखिरकार क्यों पड़ी। तो हम लोगों ने देखा था कुछ कारण कि हाँ क्यों जो है इनकी जरूरत पड़ी कि राज्यों के पुनर्गठन की। तो वहां पर हम लोगों ने देखा था कि हाँ क्यों इन लोगों की जरूरत पड़ी, तो वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी। फिर हम लोगों ने देखा ना कि कैसे दक्षिण भारत में भाषा को लेकर के आंदोलन बढ़ा, और भाषा को लेकर के जब आंदोलन बढ़ा तो कैसे जो है समितियों का गठन हुआ, और समितियों का गठन जो हुआ, उन समितियों के गठन के बाद भी फिर भारत में भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात तो नहीं मानी गई, और अंत में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन हुआ। राज्य पुनर्गठन आयोग पे हम लोग थोड़ी सी बात कर चुके हैं कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो हुआ वो अगर देखा जाए तो बना कब। तो हम लोग को याद होगा कि हम लोग को बना कब, ये 1953 में बना था। 1953 में बना। रिपोर्ट इसकी कब आई, तो 1955 में रिपोर्ट आई। प्रकाशित कब हुआ, ये 1956 में जाके प्रकाशित हुआ। तो ये सारी चीज हम लोग यहाँ से देख चुके हैं। उसी प्रक्रिया को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। चलिए राज्य पुनर्गठन आयोग, जिसको हम लोग सिंपल में एसआरसी भी कहते हैं, राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या किया था, उसने ये कहा था कि कुछ राज्य बनेंगे, कुछ केंद्र शासित प्रदेश बनेंगे। राज्यों की सूची बनी थी 14 और केंद्र शासित प्रदेशों की बनी थी 6। ये जो 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, 14 राज्य हैं, इन्हीं को हम लोगों को क्या करना है, ये जो 14 राज्य है वो वर्तमान में इनको हमको 28 राज्य बनाना है, और जो ये 6 राज्य केंद्र शासित प्रदेश इनको 8 बनाना। यही प्रक्रिया हम लोग को देखना है। इस एक पेज से हम सारा चीज अभी कवर कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। पहले हम लोग क्या करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, तब संक्षिप्त रूप में इसी एक पेज से सारा चीज हमारा कवर हो सकता है कि राज्यों का पुनर्गठन कैसे हुआ, किस रूप में हुआ, और किस तरह से काम देखा जा सकता है। इसका मतलब राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया को हम लोग देखना आगे शुरू करते हैं कि कैसे राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया हम लोग लेके चलते हैं आगे। तो 56 तक की कहानी हो गई थी। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि कैसे राज्यों के गठन की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ी। ठीक है, अब उस राज्यों के पुनर्गठन की प्रक्रिया में हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग काम करते हैं पहले ये देखते हैं कि आखिरकार सबसे पहले किस दिशा में पुनर्गठन की आवश्यकता पड़ी और क्यों आवश्यकता पड़ी, वो चीज हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। चलिए अब राज्यों के पुनर्गठन में जल्दी से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए, पीछे फिर बहुत डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, और डिस्टर्ब होता है तो फिर कॉन्सेप्ट का दिक्कत होगी, हम इसलिए म्यूट कर दे रहे हैं सबको। और जल्दी से ज्वाइन सब लोग हो जाए कीजिए टाइम से। चलिए अब हम लोग राज्यों का पुनर्गठन करते हैं राज्य पुनर्गठन आयोग के बाद, यानी 1956 से लेकर के या 1953 से लेके और 2023 तक का क्या इतिहास है उसी को समझते हैं हम लोग। चलिए बस थोड़ा कंसंट्रेट करिए, बीच में थोड़ा डिस्टर्ब हुआ, कंसंट्रेट करिए। हम लोगों को राज्य पुनर्गठन आयोग की एक रिपोर्ट मिली। रिपोर्ट में हम लोगों ने देखा कि कैसे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेशों को बनाया गया, और उसके बाद ये जो 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये 14 राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कैसे कैसे काम करेंगे और इन्हीं की संख्या कैसे हम लोगों को बढ़ाना है, उन सारी चीजों को हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या हुआ, आपको साउथ इंडिया में चलना है। साउथ इंडिया में क्यों चलना है, साउथ इंडिया में भाषा को लेकर के चेतना बहुत थी, भाषाई चेतना बहुत थी, और भाषा को लेकर के लगभग लगभग हर जगह पे आंदोलन शुरू हुआ। और इस भाषा को लेकर के जो आंदोलन शुरू हुआ, ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि 1 अक्टूबर 1953 को 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और आंध्र प्रदेश का गठन हुआ तेलुगु भाषियों के लिए ना। जो तमिल प्रांत है, उस तमिल प्रांत में से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, तमिल प्रांत में से आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, और वो जो आंध्र प्रदेश है वो भाषा के आधार पर, लिंग्विस्टिक आधार पर
लिंग्विस्टिक आधार पर बनने वाला पहला राज्य था। यानी भाषा के आधार पर पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश। चलिए, जहां से शुरू होता है वहीं से खत्म होता है, तो इसको हम लोग खत्म भी कर दें। 2 जून 2014, 2 जून 2014। अब देखिए एक बार फिर से कहानी, यहाँ तमिलनाडु है, ये आंध्र प्रदेश है, और ये तेलंगाना है। ठीक है, इसका मतलब क्या है? तमिलनाडु से तेलुगु भाषियों के लिए आंध्र प्रदेश बना, और आंध्र प्रदेश से फिर बना तेलंगाना। ये पूरी कहानी है 1953 से लेकर के और 2014 तक की कहानी, कैसे दक्षिण भारत के राज्य में क्या हुआ, परिवर्तन हुआ। दक्षिण भारत के राज्य में क्या परिवर्तन हुआ, कैसे परिवर्तन हुआ, ये चीज हम आपको बता दिए कि शुरुआत कहां से हुई? आंध्र प्रदेश से। भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश 1953 में। तेलुगु भाषियों के लिए डेट पूछेगा तो 1 अक्टूबर को, यानी आंध्र प्रदेश से ये भाषा के गठन की प्रक्रिया शुरू हुई। फिर आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन आयोग बना। उसके बाद फिर हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे दक्षिण भारत की प्रक्रिया जो है आगे बढ़ती है, कैसे कैसे दक्षिण भारत का विकास होता है। हाँ, दक्षिण भारत का कैसे विकास होता है। अब देखिए, दक्षिण भारत के विकास में कुछ नहीं करना है। दक्षिण भारत का को पढ़ने से पहले छोटा सा एक मैप, बहुत अच्छा तो नहीं बनता लेकिन फिर भी समझने के लिए, अगर आप ध्यान से देखिए, ये केरल का मैप और ये कर्नाटक का मैप, ठीक है, पूरे नहीं, बस समझने के लिए। ये केरला का मैप, कर्नाटक का मैप, तमिलनाडु आप देख ही चुके हैं, ये आंध्र प्रदेश का मैप, ये नीचे तमिलनाडु का मैप, आंध्र प्रदेश बन के तैयार हुआ। तो जैसे मैप करना है वैसे ही करना है क्या, वो वही जो है वो आपको करना है। आंध्र प्रदेश आपका बन गया है, केरल बनेगा, कर्नाटक बनेगा। ये पूरा जो था, ये पूरी जो स्थिति थी ना, ये जो पूरी स्थिति थी, ये पूरी स्थिति थी कि ये बंबई प्रांत था। फिर से समझिए, ये आंध्र प्रदेश बन गया। जैसे जैसे मैप है दक्षिण भारत को उसी तरह से बनाना है। बस यहाँ पर क्या है, देखिए, ये त्रावणकोर रियासत थी, ये 1 नवंबर 1956, ये कोचीन, मालाबार, साउथ कनारा और त्रावणकोर, इन तीनों को मिला करके ये त्रावणकोर रियासत जो है उसी को केरल राज्य में कन्वर्ट किया गया। यानी त्रावणकोर जो है, त्रावणकोर ही केरल में कन्वर्ट हो गया। खास करके जो मलयाली भाषा वाले क्षेत्र थे, वो मलयाली वाली भाषा वाले क्षेत्र सारे एक जगह पे हो गए, और उन्हीं को लेकर के इसका विकास किया गया। तो ये त्रावणकोर का विकास हो गया। अब त्रावणकोर का विकास केरल के रूप में हुआ, और उसी समय कर्नाटक राज्य, कर्नाटक जो कि मैसूर रियासत थी, यानी मैसूर को हमको कन्वर्ट करना है किसमें, मैसूर को करना है कर्नाटक में। डेट वही है, और जो कर्नाटक नाम है वो 1973 से कर्नाटक नाम का प्रचलन आया है। कर्नाटक शब्द आया कब से, 1973 से। फिर देखिए यहाँ पर, अब थोड़ा महाराष्ट्र की कहानी पढ़िए, समझिए। ये पहले बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी। ये जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, ये पूरा बॉम्बे प्रेसिडेंसी है, यानी इसमें गुजरात भी है, इसमें बंबई भी है ना। अब यहाँ पर क्या है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में महाराष्ट्र वाले मराठी वाले हैं और गुजरात वाले गुजराती वाले हैं। अब यहाँ पर गुजरातियों का महासम्मेलन शुरू होने लगा। उनकी मांग थी कि हमारे लिए अलग से स्टेट होना चाहिए। मराठी वाले अपने लिए स्टेट चाह रहे हैं, और इस रूप में जो बॉम्बे प्रेसिडेंसी है उसको 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया। एक को महाराष्ट्र को और दूसरे को गुजरात नाम दिया गया। यानी जो बंबई प्रेसिडेंसी है, वही बंबई प्रेसिडेंसी जो है 2 भागों में यहाँ पर डिवाइड हो गई। ठीक है, फिर से देखिए, ये आंध्र प्रदेश का गठन हुआ 1953 में। आंध्र प्रदेश से ही 2 जून 2014 में तेलंगाना राज्य का गठन हो गया। तो आंध्र प्रदेश यहाँ बन के आपका तैयार हो गया। तमिलनाडु ऑलरेडी था, उस पर आपको ज्यादा कुछ करना नहीं है। ये त्रावणकोर जो रियासत है, यही केरला में कन्वर्ट हो गया। जो मलयाली भाषा वाले क्षेत्र हैं, जैसे कोचीन है, मालाबार है, साउथ कनारा है, त्रावणकोर, इन क्षेत्रों को लेकर के क्या हुआ, इन क्षेत्रों को लेकर के एक त्रावणकोर को केरल में कन्वर्ट कर दिया गया। कर्नाटका जो कि मैसूर रियासत थी, मैसूर रियासत कन्वर्ट हो गई। नाम शुरू हुआ 1973 में, 1973 से नाम का प्रयोग हुआ। दूसरा, याद है देखिए,
ये पूरा का पूरा महाराष्ट्र और गुजरात ये बंबई प्रांत के रूप में जाना जाता था। ये जो बंबई प्रेसिडेंसी थी, ये बंबई प्रेसिडेंसी फिर दो भागों में बांट दी गई, महाराष्ट्र में और गुजरात में। हुआ क्या, 1960 के दशक के आसपास में गुजरात में गुजरात वासियों के लिए महासम्मेलन शुरू हुआ। अब ये आंदोलन शुरू हुआ। हाँ प्रदीप, कोई क्वेश्चन? प्रदीप कोई क्वेश्चन है? प्रदीप कोई क्वेश्चन है? अच्छा ऐसे, हाँ क्वेश्चन उठ गया था क्या? चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये गुजरात वाले, ये पूरा फिर से देखिए, ये बंबई प्रेसिडेंसी है। बंबई प्रेसिडेंसी में मराठी भी है, गुजराती भी है। अब मराठी और गुजराती ये दोनों का क्लास शुरू हुआ। गुजरातियों का कहना था कि हमारे लिए अलग से प्रांत होना चाहिए, और मराठियों का कहना था कि हमारे लिए अलग से प्रांत होना चाहिए। बंबई प्रेसिडेंसी को दो भागों में बांट दिया गया, और एक का नाम महाराष्ट्र रखा गया, एक का नाम गुजरात आ गया। इसका मतलब क्या है, अगर दक्षिण भारत की स्थिति को देखना है तो ऐसे देखिए, 53, 1956 और 1960, ये पूरा दक्षिण भारत आपके बन के तैयार हो गया। 53 में आंध्र प्रदेश ये बना, 56 में आपका केरला, कर्नाटका, और 60 में इसी से बना बंबई, महाराष्ट्र और गुजरात। यानी 53, 56, 60, ये आपको ईयर भी ध्यान रखना है और कुछ नहीं करना है, बस आपको देखना है कि ये एक लाइन हो गई। यहाँ से आंध्र प्रदेश से शुरू करना है और इसी से आगे हमको बढ़ा देना, यहाँ तक ले आना है। तो ये दक्षिण भारत का पुनर्गठन कैसे हुआ, ये पूरा पुनर्गठन आप देख चुके हैं कि हाँ दक्षिण भारत कैसा हुआ। पूरा सिस्टम आपका तैयार हो गया कि हाँ दक्षिण भारत में एकदम आराम से, एकदम बस आपको क्या करना है, घूमते जाना। जैसे लग रहा है कि दक्षिण भारत आप घूम रहे हैं, वैसे राज्यों का गठन हुआ। आंध्र प्रदेश नंबर 1, केरला कर्नाटका नंबर 2, 60 बंबई प्रेसिडेंसी का पुनर्गठन किया गया, और महाराष्ट्र और गुजरात बन करके तैयार हो गया। तो इस तरह से पूरा दक्षिण भारत जो हो गया उसका रीऑर्गेनाइजेशन हो गया, या कह सकते हैं कि इसका पुनर्निर्माण हो गया। तो दक्षिण भारत की प्रक्रिया यहाँ पे पूरी हुई। अब हम लोग उसको आगे लेकर के चलते हैं कि अब देखते हैं कि बाकी राज्य कैसे बने, उनकी कहानी। एकदम कुछ नहीं करना, बस ध्यान से उसको सीखते हैं कि हाँ कौन कौन सा, फिर उसको आगे हम लोग लेकर के चलेंगे। अब एक समस्या जो थी पंजाब के आसपास में थी। ये जो पंजाब था, ये पंजाब के आसपास थी। पंजाब के आसपास क्या समस्या थी, यहाँ पर प्रिंसली स्टेट थे, और इसको पहले हम लोग पेप्सू कहते थे। ये पेप्सू स्टेट हुआ करता था। ये जो पंजाब है इसको पेप्सू कहते थे। और ये होता क्या था कि जो पटियाला के राजा थे और छोटी छोटी 8 रियासतें थी, इनको मिलाकर के बनाया गया था। इसका मतलब पंजाब क्या है, पंजाब पहले प्रिंसली स्टेट के रूप में है, पेप्सू पटियाला स्टेट, और 8 छोटे छोटे प्रांत हैं, उन्हीं को क्या किया गया, संयुक्त किया गया, यूनाइटेड किया गया, और उसको पेप्सू राज्य दिया गया। इसका मतलब क्या है, पंजाब को पहले पेप्सू राज्य कहते थे। अब इस पेप्सू राज्य में समस्या क्या थी कि यहाँ पर पंजाबी भी हैं, पंजाबी बोलने वाले, खड़ी बोलने वाले यानी हरियाणवी बोलने वाले भी हैं, यहाँ पे कुछ पर्वतीय क्षेत्र भी हैं। शुरू हो गई कि पंजाबी बोलने वालों के लिए बाद में पंजाब बनेगा, हरियाणवी बोलने वालों के लिए हरियाणा बनेगा, और पर्वतीय क्षेत्रों के लिए क्या बनेगा, हिमाचल प्रदेश बनेगा। अभी बना कैसे उसकी कहानी हम आपको समझा रहे हैं। देखिए, ये पटियाला स्टेट को मर्ज करके और अन्य छोटे छोटे राज्यों को मिलाकर के पंजाब बना, जिसको पेप्सू कहा गया। यहाँ तक बात सही है, पेप्सू कैसे बना। अब फिर क्या हुआ कि यहाँ पर आंदोलन शुरू हुआ। पंजाबी भाषी वाले पंजाब चाहते थे, हरियाणा भाषा या खड़ी बोली वाले हिंदी चाहते थे, भाई पर्वतीय भाषा वाले हिमाचल प्रदेश है ना। दूसरा में एक इसमें और समस्या फंसेगी चंडीगढ़ की, जो अलग भी होना चाहते थे। तो समस्या क्या थी कि जो पंजाब और हरियाणा है अलग भी होना चाहता था, दोनों चाहते थे कि पंजाब चाहता था कि हरियाणा, पंजाब चाहता था चंडीगढ़ हमारा हो, हरियाणा चाहता था चंडीगढ़ हमारा हो।
इसका मतलब ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा समस्या ज्यादा है। अब समस्या ज्यादा है तो कहीं भी जब समस्या ज्यादा होती है तो हम क्या करते हैं, एक कमेटी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक आयोग बना, इसको बोलते हैं शाह कमेटी या शाह आयोग का निर्माण हुआ। अब ये शाह आयोग बन करके बोला गया उसको कि पंजाब का कैसे आपको रीऑर्गेनाइजेशन करना है उसको समझिए। अब इस शाह आयोग की सिफारिश पर क्या हुआ कि पंजाब भाषा वालों के लिए पंजाबी, हरियाणा भाषा वालों के लिए हरियाणवी ना, और हिमाचल प्रदेश, देखिए हिमाचल प्रदेश को थोड़ा पीछे आके देखिए तो ये छोटे छोटे पर्वतीय जो राज्य हैं, रियासतें हैं, उनको मिला के 1950 में हिमाचल प्रदेश बना था और 1956 में इसको यूटी बनाया गया था। 1956 में इसको यूटी बनाया गया था और 1971 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा मिला। इसका मतलब क्या है, हिमाचल को प्रदेश को पढ़ने के लिए हमको 3 स्टेप में जाना। पहले 1950, फिर 1956, फिर 1971। 50 में क्या हुआ, कुछ हिमालय के जो प्रिंसली स्टेट है उनको मिलाकर के एक राज्य बना। हाँ, 30 प्रिंसली स्टेट को मिलाया गया, वो हिमाचल प्रदेश बना। 56 में इसको यूटी घोषित किया गया, यूनियन टेरिटरी घोषित किया गया, और 71 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा जो है इसको प्राप्त हुआ। यानी इसको कहते हैं कि ये फुल स्टेट का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। अब यहाँ पर हम पंजाब में इस चीज को क्यों पढ़ा रहे हैं ये समझिए। पंजाब में शाह आयोग आया, पंजाब का गठन हो गया, हरियाणा का गठन हो गया, और पंजाब के ही कुछ क्षेत्रों को जो कि पर्वतीय क्षेत्र थे ना, जो पर्वतीय क्षेत्र थे वो सौंप दिया गया किसको, ये हिमाचल प्रदेश को सौंप दिया गया। यानी 66 में कुछ पर्वतीय क्षेत्र वो चले आए कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश में। फाइनली हिमाचल प्रदेश 1971 में जाकर के फुल स्टेट के रूप में या पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। अब पंजाब में क्या हुआ, पंजाबियों के लिए पंजाब मिला, हरियाणा वालों के लिए हरियाणवी के लिए हरियाणा मिला। अब यहाँ पर चंडीगढ़ को लेकर के विवाद होने लगा। दोनों में ये था कि बहुत आंदोलन हुआ कि सबको कहना था कि चंडीगढ़ हमारे पास रहेगा, चंडीगढ़ हमारे पास रहेगा। और अंत में क्या हुआ कि चंडीगढ़ को एक विशेष स्थिति दी गई जिसको यूटी कहते हैं, इसको यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। और बाद में पंजाब और हरियाणा दोनों को क्या किया गया, एक उसी का कैपिटल बना दिया गया। चलो भाई, पंजाब तुम्हारे पास भी है चंडीगढ़, हरियाणा तुम्हारे पास भी चंडीगढ़ है, और चंडीगढ़ किसी के पास है भी नहीं, चंडीगढ़ यूटी के रूप में है। क्योंकि दोनों क्या है, दोनों के लिए वो ईगो था, दोनों के लिए वो ईगो था कि नहीं हमारे में रहेगा, हमारे में रहेगा। तो इस रूप में आप देखिए ये जो ईगो है उसको सेटिस्फाई करने के लिए एक नए तरीके की खोज करी गई। यानी पंजाब का पुनर्गठन 66 में हुआ। पंजाब उससे पहले पेप्सू राज्य के रूप में जाना जाता था, पेप्सू राज्य के रूप में जाना जाता था। 66 में इसी से पंजाब, हरियाणा, कुछ क्षेत्र पर्वतीय क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश को और दे दिया गया। और हिमाचल प्रदेश को 3 स्टेट में देखना है। पहले मर्जर हुआ प्रिंसली स्टेट का 1950 में, 56 में यूटी बना और 71 में फुल स्टेट का दर्जा इसको प्राप्त हुआ। तो इस तरह से पंजाब के क्षेत्रों में, इस तरह से पंजाब के क्षेत्रों में इस प्रकार की जो समस्या थी उस समस्या का समाधान हुआ। और पंजाब के क्षेत्रों में जो पुनर्गठन की प्रक्रिया है वो पुनर्गठन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। तो अब तीसरी जो समस्या हम लोगों के पास थी, उस तीसरी समस्या थी कहां पर, तीसरी समस्या थी नॉर्थ ईस्ट में। अब हम लोग आते हैं नॉर्थ ईस्ट के पुनर्गठन पर। ये नॉर्थ ईस्ट में, ठीक है, नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन कैसे हुआ। नॉर्थ ईस्ट में अगर देखिए घुमा फिरा के तो कुल मिला जुला के एक ही स्टेट महत्वपूर्ण रूप से है, वो है असम। नॉर्थ ईस्ट में एक ही राज्य महत्वपूर्ण रूप से असम है ना, और मणिपुर और त्रिपुरा ना, मणिपुर और त्रिपुरा ये भी है। और मणिपुर और त्रिपुरा को यहाँ पे यूटी का दर्जा प्राप्त है, वही असम को राज्य का दर्जा प्राप्त है। ये हम बात कर रहे हैं कब की, 1956 1956 यानी 1956 में क्या है, नॉर्थ ईस्ट में एक स्टेट है उसको असम बोल रहे हैं, 2 स्टेट ऐसे हैं मणिपुर और त्रिपुरा, मणिपुर और त्रिपुरा, जिनको की यूटी का दर्जा प्राप्त है। मेघालय जो है
मेघालय को एक स्वायत्त परिषद के रूप में या एक स्वायत्त हिस्सा के रूप में असम का ही भाग है। कुल मिला जुला के क्या करना है, ये असम से ही सबको आपको अलग करना है। ठीक है, तो पहले क्या दिमाग में बैठाना है कि 56 में असम ही मूल प्रांत था, बाकी प्रांतों को उसी में से निकालना है। अब असम में क्या हुआ कि असम में सबसे पहले जो आंदोलन शुरू हुआ असम के क्षेत्रों में, नागा भाषी आंदोलन शुरू हुआ। नागालैंड के लोगों ने आंदोलन शुरू किया, जन आंदोलन शुरू किया, हिंसा की भी प्रवृत्ति उसमें देखी गई, और इस रूप में नागा आंदोलन लगभग आंध्र प्रदेश के पैटर्न पे जाने लगा। यानी वहां पर जन आंदोलन का प्रभाव बढ़ा। जन आंदोलन का प्रभाव बढ़ा कहां पर, जो नागा आंदोलन है, नागा आंदोलन में देखेंगे आप तो जन आंदोलन की भूमिका ज्यादा देखी जा सकती है। ये पूरा का पूरा नागालैंड का एरिया है, यहाँ पर जन आंदोलन बहुत हुआ, और इस जन आंदोलन का दबाव सरकार पर भी पड़ा, और अंत में क्या हुआ, अंत में नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम या उत्तर पूर्वी क्षेत्र अधिनियम या नागालैंड अधिनियम के माध्यम से 1 दिसंबर 63 को इसका नागालैंड का गठन हो गया ना। 1962-63 नागालैंड पुनर्गठन अधिनियम 1962 और एक्टिवेट हुआ 63 में। इसका मतलब पूछेगा कि नॉर्थ ईस्ट का पहला स्टेट जो अलग हुआ असम से, वो कौन है, वो नागालैंड। बाकी आपको कुछ नहीं करना, बाकी बस आपको याद करना है बाकी जितने भी राज्य हैं ना, वो जितने राज्य हैं वो सब नॉर्थ ईस्ट पुनर्गठन अधिनियम 1971 से अलग हुए हैं, और ये एक्टिवेट हुआ 72 में। बाकी जितने स्टेट हैं सब 72 में जाकर के बने, किसी न किसी रूप में है। दर्जा भले उसको बाद में चेंज हुआ हो, लेकिन सारे राज्यों का गठन जो है महत्वपूर्ण रूप से वो 1971-72 की प्रक्रिया में ही हुआ। अब उसको एक एक करके हम आपको समझा देते हैं। देखिए 1956 में मणिपुर और त्रिपुरा ना, ये दोनों को क्या था, केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा था। यानी मणिपुर त्रिपुरा जो है 1956 में इनको यूटी का दर्जा प्राप्त। ठीक है, काम खत्म। अब इस समय आकर के 1972 में इन दोनों को स्टेट का दर्जा प्राप्त हुआ। तो मणिपुर और त्रिपुरा फर्स्ट स्टेप में क्या है, यूटी है 1956 में। 72 में क्या है, वो स्टेट है, 2 स्टेट बनकर के तैयार हो गया। चलिए मेघालय, मेघालय फर्स्ट स्टेप में क्या है, ये स्वायत्त हिस्सा था, अब इसको क्या बना दिया गया, स्टेट बना दिया गया, तो मेघालय भी बनकर तैयार हो गया। दूसरा, ये अब बचा मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश। मिजोरम को मान्यता कब मिली, मिजोरम शांति समझौता हुआ, अलग से इसको फिर डिटेल में देखिएगा मिजोरम शांति समझौता क्या है। मिजोरम शांति समझौता हुआ, और 1987 में मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। और ये जो अरुणाचल प्रदेश है 1986 में इसको पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। तो अगर आप ध्यान से देखिए तो पूरा का पूरा नॉर्थ ईस्ट हम लोग का यहाँ से बन करके तैयार हो गया। पूरा नॉर्थ ईस्ट देखिए, पूरा नॉर्थ ईस्ट बन करके तैयार हो गया ना। सबसे पहले कौन बना, नागालैंड बना। कब बना, 1962-63 में। क्यों बना, नागा आंदोलन या जन आंदोलन के प्रभाव में। तो जन आंदोलन के प्रभाव में नागालैंड का गठन हुआ। बाकी जितने राज्य हैं वो महत्वपूर्ण रूप से उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के माध्यम से राज्यों का निर्माण हुआ। मणिपुर और त्रिपुरा, उनको मणिपुर त्रिपुरा देखिए यहाँ पे पहले उनको क्या है, यूटी का दर्जा है, अब ये दर्जा क्या है, राज्य के दर्जा में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, मेघालय जो स्वायत्त हिस्सा था असम का, उसको स्वायत्तता प्रदान की, वो भी स्टेट बन गया। मिजोरम मिजो शांति समझौता के बाद 87 में राज्य बना, और अरुणाचल प्रदेश को 1986 के माध्यम से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। ये पूरा का पूरा आपका नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन जो है आप इस रूप में देख सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट का पुनर्गठन आपका इस रूप में देखा जा सकता है ना। तो 3 हम लोगों का बिंदु था, साउथ इंडिया वो हम लोगों ने देख लिया, साउथ इंडिया का पुनर्गठन कैसे हुआ उसको मैं थोड़ा सा जल्दी से मैं आपको एक बार दक्षिण भारत में कैसे पुनर्गठन हुआ, तो कुछ नहीं करना, 53, 56, 60
आंध्र प्रदेश का गठन हुआ, आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ, जो त्रावणकोर है वही केरल में कन्वर्ट हुआ, मैसूर वही कर्नाटक में कन्वर्ट हुआ, बंबई प्रेसिडेंसी को महाराष्ट्र और गुजरात में तोड़ दिया गया। तो 53, 56, 60 में राज्यों का गठन हो गया, यानी दक्षिण भारत के पुनर्गठन की प्रक्रिया देखी जा सकती है। फिर हम देखेंगे कि एक समस्या पूछा था पंजाब में। पंजाब को पहले पेप्सू राज्य बोला गया था। ये जो पेप्सू राज्य है, जो पटियाला स्टेट है और 8 छोटे छोटे राज्य उनको मिला के बनाया गया था, 66 में इसके अलगाव के लिए एक आयोग बनाया गया। उस आयोग को शाह आयोग कहा गया। शाह आयोग की सिफारिश पर पंजाबियों के लिए पंजाब, हरियाणवी के लिए हरियाणा, कुछ क्षेत्रों को जो पर्वतीय क्षेत्र थे उसको हिमाचल प्रदेश को दिया गया, और चंडीगढ़ को दोनों की कैपिटल बना करके उसको यूटी का दर्जा प्रदान किया गया। हिमाचल प्रदेश में अगर देखा जाए तो 1950 में हिमाचल प्रदेश प्रिंसली स्टेट के रूप में है, 56 में ये यूटी के रूप में है, यानी यूनियन टेरिटरी के रूप में है, और 71 में से पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हो गया। अगर हम लोग नॉर्थ ईस्ट के पुनर्गठन में देखें तो नॉर्थ ईस्ट में दक्षिण भारत के लिए जो काम आंध्र प्रदेश ने किया, नॉर्थ ईस्ट के लिए वही काम नागालैंड ने किया, और नागालैंड पहली बार अलग हुआ 1963 में। उसके बाद राज्यों का जो गठन है, उन राज्यों के गठन में 3 महत्वपूर्ण भूमिका है, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इसीलिए देखिए तीनों का क्या है, स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। मणिपुर त्रिपुरा को पहले यूटी का दर्जा था, अब उनको राज्य का दर्जा मिला। मेघालय एक स्वायत्त परिषद के रूप में था, उसको राज्य का दर्जा मिला। मिजोरम शांति समझौता के बाद मिजोरम को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला 87 में, और 86 में अरुणाचल प्रदेश को पूर्ण राज्य का दर्जा मिल गया। इस रूप में देखिए दक्षिण भारत की प्रक्रिया भी पूरी हो गई, पंजाब के गठन की प्रक्रिया पूरी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के गठन की प्रक्रिया हो गई। ये 3 हमारे कह सकते हैं मेजोरिटी में थे। अब ये सबसे महत्वपूर्ण जो विवादित मुद्दा था वो हुआ सिक्किम का। सिक्किम के मुद्दे बहुत क्वेश्चन आता है, क्यों आता है उसके पीछे हम लोग कहानी भी देखेंगे। अगर देश जब स्वतंत्र हुआ देखेंगे तो जो सिक्किम एक छोटा सा राज्य है, पहाड़ी क्षेत्र जो है, इस सिक्किम ने जब देश स्वतंत्र हुआ तो सिक्किम ने क्या किया, अपने आप को एक स्वतंत्र देश के रूप में घोषित किया। भारत में विलय के लिए तैयार नहीं था। थोड़ा सा अगर और पीछे जाएं तो सिक्किम है, उस सिक्किम की स्थापना 1642 में हुई, और यहाँ पर जो नामग्याल ना, ये सिक्किम का पहला चोग्याल या राजा बना, यानी यहाँ के राजा की उपाधि चोग्याल होती थी। यानी उसी का सिक्किम की स्थापना, स्वतंत्र राज्य की स्थापना कब हुई है, 1642 में। यहाँ के राजा को क्या कहते हैं, यहाँ के राजा को चोग्याल कहते हैं, और बौद्ध धर्म का यहाँ पर बहुलता है। अब जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, देश स्वतंत्र हुआ तो इसने क्या किया कि सिक्किम ने भारत सरकार से एक संधि करी। उस संधि को कहा गया कि संरक्षित राज्य है। अब इस संरक्षित राज्य का मतलब क्या होता है ये समझिए। संरक्षित राज्य का मतलब ये होता है कि अब इसका पॉलिटिकल मैटर और इसका फॉरेन पॉलिसी, वो दोनों क्या है, इसकी देखरेख भारत करेगा। जो देखरेख है वो देखरेख भारत करेगा। इसका मतलब 47 में सिक्किम को क्या हुआ, संरक्षित राज्य का दर्जा मिला। अब यहाँ पर वहां पर राजशाही शुरू हुई। 70-75 के दशक में राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। यानी राजशाही जो है वो मूल जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति करने में सक्षम नहीं हो पा रही थी, यानी राजशाही से समस्या लोगों को होना शुरू हो गई और उनके खिलाफ आंदोलन भी होना शुरू हुआ। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि भारत सरकार ने 2 स्टेप में काम किया, फर्स्ट स्टेप, सेकेंड स्टेप और फाइनली थर्ड स्टेप। पहले क्या हुआ, एक 35वां संविधान संशोधन हुआ, और ये संविधान संशोधन हुआ 74 में। 36वां संविधान संशोधन जो हुआ वो हुआ 1975 में। 1975 में, ठीक है।
यहां से भारत सरकार ने कहा कि सिक्किम हमारा क्या रहेगा, पार्टनर स्टेट रहेगा, ना पार्टनर स्टेट रहेगा। और 36 में क्या हुआ कि सेना को भेज करके और वहां के राजा ने सरेंडर कर दिया। लेकिन भारत ने क्या किया, विलय की प्रक्रिया को रेफरेंडम के माध्यम से, यहां पर फिर रेफरेंडम हुआ, यानी कि जनमत हुआ, और उस जनमत में मोर देन 97.5% लोगों ने भारत के रहने के पक्ष में अपना योगदान, निर्णय दिया। इसका मतलब कि जो सिक्किम राज्य है, उस सिक्किम राज्य को, जैसे पूछे किस राज्य को, रेफरेंडम के माध्यम से। फिर से देखिए, सिक्किम हिमालय के तलहटी में बैठा हुआ एक छोटा सा राज्य था। 1642 में इस राज्य की स्थापना हुई थी। इसकी राजा को चोग्याल कहा गया, जो बौद्ध भिक्षुओं का देश माना गया। 47 में इसने अपनी स्वतंत्रता को बनाए रखी, भारत के साथ एक संधि किया जिसको संरक्षित राज्य घोषित किया गया। संरक्षित राज्य का मतलब ये हुआ कि विदेश नीति और बाकी चीजें वो उसी के अंतर्गत काम करेंगी, यानी भारत उसको देखेगा। 70 के बाद के दशक में राजा के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ, या राजशाही के खिलाफ आंदोलन शुरू हुआ। भारत सरकार ने उसमें थोड़ा इंटरेस्ट लिया, 35वां संविधान संशोधन पारित किया और 1974 में उसको पार्टनर स्टेट घोषित किया। और 36वां संविधान संशोधन 1975, उससे पहले क्या हुआ, वहां की राजशाही को पर नियंत्रण करने के लिए भारत की सेना भेज दी गई, और सुबह उठते ही राजा को क्या किया गया, राजा को भारत के संरक्षण में ले लिया गया, और अंत में राजा को विलय पत्र पर साइन करने के लिए मजबूर किया गया। और फाइनली विलय पत्र के लिए एक जनमत का सहारा लिया गया। ये दिखाया गया विश्व स्तर पर कि सिक्किम के लोग ऐसा चाहते हैं। अब क्योंकि सिक्किम के मैटर में चीन भी जुड़ा था, विवाद भी बहुत हुआ, डिस्प्यूट बहुत हुआ, तो इस रूप में इस मुद्दे को फिर यूनाइटेड नेशन में ले जाया गया। काफी इसका डायलेमा हुआ, क्योंकि अंततः जो है सिक्किम के विलय को यूनाइटेड नेशन से भी मान्यता मिल गई। अब चूंकि इसमें डिस्प्यूट बहुत हुआ था, अब डिस्प्यूट बहुत हुआ था, तो इसीलिए क्वेश्चन भी खूब आता है ना, ये 35वां संविधान संशोधन क्या है, 34वां संविधान संशोधन क्या है, ये कब हुआ, ईयर पूछ लेगा, 1974, 1975 ना। उससे पहले का तो सब कौन सा राज्य रेफरेंडम के माध्यम से मिलाया गया, तो सिक्किम राज्य को रेफरेंडम से मिलाया गया। ये सब चीजें बस समझने के लिए, ये सब नहीं, अभी तक कभी क्वेश्चन आया कि कब इसकी स्थापना हुई ना, कब इसको संरक्षित राज्य बनाया गया, ये सब क्वेश्चंस नहीं, लेकिन ये कि बेसिक्स रहेगा तो दिमाग में समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह से चीजें समझने में हमको आसानी होगी। तो इसी तरह से सिक्किम जो राज्य है, उस सिक्किम राज्य का विलय हुआ, और सिक्किम राज्य का विलय हुआ 1975 में। गोवा का भी कहानी उसी तरह से होगी। गोवा, गोवा राज्य 1961, पुर्तगाली वहां पर अधिकार छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उनका ये मानना था कि नहीं, हमारा क्षेत्र है और हम नहीं रहेंगे ना। 1947 में देश के आजाद होने के बाद कई तरह की समस्याएं आई, आर्थिक समस्या आई, राजनीतिक समस्या आई ना, सांप्रदायिकता की समस्या आई, धन की संपत्ति के बंटवारे की समस्या आई। उसी दौर में फिर गांधी जी की हत्या हुई, तमाम तरह की चीजें थी, और सरकार बहुत ज्यादा ध्यान उस पर नहीं दे पा रही थी। और अंत में 1961 में ऑपरेशन विजय चलाया गया, और ऑपरेशन विजय के माध्यम से 1961 में गोवा को खाली कराया गया, और अंततः 1987 गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा, फुल स्टेट का दर्जा प्राप्त हो गया। यानी पूछेगा कि गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला, 1987 में। ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन विजय संबंधित है किससे, गोवा के विलय से, क्योंकि गोवा का विलय भी 1987 में हुआ। गोवा के विलय की कहानी 1987 तक आप देख सकते हैं। इसी प्रक्रिया को थोड़ा सा और आगे बढ़ाया जाए, अब चीजें बहुत आसान है। दिल्ली वाली कहानी ना, 69वां संविधान संशोधन, दिल्ली को एनसीआर का दर्जा 91 में। दिल्ली सेवा बिल आया है, इससे जोड़ करके उसको अलग से टॉपिक बना करके आपको समझाएंगे दिल्ली में क्या क्या समस्या है। बट अभी 69th अमेंडमेंट हुआ, दिल्ली को एनसीआर घोषित किया गया। उसी के अंतर्गत 3 राज्यों का गठन 2000 ईस्वी में हुआ। ये 3 राज्यों का गठन हुआ, और ये 3 राज्य जो थे, एकदम आसान की कहानी है। मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ निकला, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड निकला, बिहार से झारखंड निकला। डेट पूछता है तो 1 नवंबर,
9 नवंबर, 15 नवंबर। एक लाइन में याद करने के लिए क्या, 1915, 1, 9, 15। तो 3 ये सब चीजें आप लोगों के सामने है, तो इसको याद करने में बहुत आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ये 3 राज्यों का यहाँ पर ये गठन हुआ। ठीक है, इसी को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। फाइनली जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, और जम्मू कश्मीर के माध्यम से क्या हुआ, 2 भागों में बट गया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। जम्मू कश्मीर में चुनाव होगा, यहाँ विधानसभा का प्रावधान है, कुल 107 सीटें होंगी, और यहाँ पर अधिकतम सदस्यों की संख्या 10 रखी जा सकती है, यानी मंत्रियों की संख्या 10 रखी जा सकती है। क्योंकि ये करंट में चर्चा का विषय रहता है, कि यहाँ पर मैंने थोड़ा सा आपको फैक्चुअल चीज में यहाँ पे दे दिया है, आप उसको देख के जोड़ सकते हैं कि कब लोकसभा ने पारित किया, कब राज्यसभा ने पारित किया ना, कब इस पर राष्ट्रपति ने स्वीकृति करी, कब से इसको लागू किया गया। तो कभी कभी फैक्चुअल चीजें आती रहती हैं, तो उसको आप देख सकते हैं कि हाँ फैक्ट आता रहता है, तो आप देख लेंगे कि हाँ फैक्चुअल चीज कैसे होगी। तो ये कुल मिला जुला के ये 14 राज्यों की कहानी और 6 राज्यों की कहानी, ये कैसे 28 राज्यों में और कैसे 8 राज्यों में तब्दील हुई, वो हम लोगों ने देखने का प्रयास किया। कल हम लोग जो रियासतों का एकीकरण हुआ उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। रियासतों का एकीकरण कैसे हुआ, उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा, उसमें पटेल जी का योगदान क्या है, वो देखने का हम लोग प्रयास करेंगे कि एकीकरण के साथ साथ हम ये कैसे प्रयास कर रहे हैं, एकीकरण का प्रयास होगा वो देखने का प्रयास करेंगे कि एकीकरण हमारा हो रहा है। फिर हम देखेंगे कि यूटी की व्यवस्था राज्यों से कैसे अलग है, ये यूनियन टेरिटरी यानी राष्ट्रपति शासन वाला जो भाग है वो कैसे अलग रूप में काम करता है, इस राज्य के गठन की प्रक्रिया। और दूसरा, इसमें कल हम मैप के थ्रू आपको देखिएगा कैसे 5 मिनट में पूरा स्टेट आपको याद रहेगा। हाँ, पूरा मैप के थ्रू हम लोग 5 मिनट में कैसे देख लेंगे, 5 मिनट पूरा का पूरा स्टेट हम लोग क्या कर लेंगे, पूरा का पूरा स्टेट तैयार कर लेंगे। कल हम लोग 5 मिनट वो भी करके देख लेंगे। वीडियो को 1-2 बार देख लीजिएगा ना, इस समय अपना ध्यान दिया कीजिए मेन चीज समझने पे, और बाकी चीज जो है एक बार अपना देख लीजिएगा। और वीडियो इसको अपलोड कर देंगे कुछ देर के बाद, और उसके बाद अपना 1-2 बार देख करके और नोट्स हम आपको उपलब्ध करा देंगे, तो लिखने का बहुत झंझट नहीं रहेगा, आप बस समझने पे फोकस करिए, बाकी उस पर क्वेश्चंस दे देंगे। तो कल हम लोग फिर इसी समय पे रियासतों का एकीकरण यूटी और इसको 5 मिनट में हम लोग दोहराने का प्रयास करेंगे। चलिए सब लोग जाइए, खाना वाना खाइए, सब लोग आराम करिए, सब लोगों को गुड नाइट।